हेलो गाइज, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। आई होप आपने जो फोटो केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर है वो देख लिया होगा। ठीक है, अगर नहीं देखा है तो जाकर चैनल पे वो लेक्चर देखिए, फिर ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले जो फोटो केमिस्ट्री का लेक्चर था उसमें हमने फोटो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन किया था और आपकी जो फोटो केमिकल रिएक्शन, फोटो फिजिकल रिएक्शन, थर्मल रिएक्शन, ठीक है, और बियर-लैम्बर्ट लॉ, इन सभी के बारे में डिटेल से स्टडी की थी। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके जो फोटो केमिस्ट्री के लॉ हैं उनके बारे में। पहला आपका ग्रोथर्स-ड्रॉपर लॉ है और दूसरा है हमारा लॉ ऑफ जो फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, यानी जिसे स्टार्क-आइंस्टाइन का लॉ बोलते हैं। ठीक है, उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला जो आपका टॉपिक है वो है ग्रोथर्स-ड्रॉपर लॉ। जो ग्रोथर्स-ड्रॉपर लॉ है उसके बारे में देखिए। ये ग्रोथर्स-ड्रॉपर लॉ क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो आपकी लाइट आ रही है, इंसिडेंट लाइट, जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वही केमिकल चेंज करेगी रिएक्शन में। यानी जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वही केमिकल चेंज करेगी। देखिए कैसे क्या होता है इसमें। मानो आपके पास एक सॉल्यूशन है या कुछ मैटर है, ओके, मॉलिक्यूल्स है, यहाँ से आपके पास एच न्यू ये कुछ लाइट आती है। ठीक है, ये लाइट है आपकी आने वाली लाइट। ठीक है, इसमें कुछ लाइट एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, जिसे आप आई टी से दर्शा सकते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें ट्रांसमिटेड हो जाएगी तो उसे आप आई टी से दर्शाओगे, और जो इसमें एब्जॉर्ब होगी उसे आप आई ए से दर्शा सकते हैं। ठीक है, आई टी से जो ट्रांसमिट होती है उसको दर्शाओगे आप, और आई ए से क्या दर्शा रहे हैं हम, जो एब्जॉर्ब हो रही है। अब आप देखो इसमें जो केमिकल चेंज होगा ना, यहाँ पे जो केमिकल चेंज होगा वो किसकी वजह से होगा भाई। एक तो आपकी ट्रांसमिट हो गई, उसकी वजह से तो नहीं होगा, जो आपने एब्जॉर्ब की उसकी वजह से यहाँ पे होगा। यानी आपने आई नोट की इंसिडेंट एक लाइट इंटेंसिटी डाली। ठीक है, इसमें आई ए तो एब्जॉर्ब हो गया और आई टी हो गया आपका ट्रांसमिट इंटेंसिटी। तो इसमें जो आपकी केमिकल चेंज होगा वो ओनली एब्जॉर्बेंस के कारण होता है। ठीक है, ये आपके ग्रोथर्स ने बताया था, और ये जो लॉ था ये इन्होंने 1817 में दिया था। ठीक है, 1817 में ये ग्रोथर ने लॉ दिया था। ठीक है, ओके, ये बात क्लियर होगी। हिंदी में अगर इसे लिखें तो आप लिख सकते हैं, प्रकाश का केवल वही भाग रासायनिक परिवर्तन कर सकता है जो कि अवशोषित होता है। यानी जो भाग एब्जॉर्ब होगा वही केमिकल चेंज करेगा। ठीक है, और अंग्रेजी में अगर आप लिखना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ओनली एब्जॉर्ब लाइट ऑफ इंसिडेंट लाइट इज इफेक्टिव in producing the chemical change while reflected and transmitted light does not produce any chemical change। जो आपकी रिफ्लेक्ट हो रही है लाइट वो भी केमिकल चेंज नहीं देगी, और ट्रांसमिट हो रही है वो लाइट भी केमिकल चेंज नहीं देगी, अकॉर्डिंग टू ग्रोथर्स-ड्रॉपर लॉ। अब आप देखिए, आपने माना आई नोट इंटेंसिटी की एक एच न्यू आ रही है। ठीक है, एक लाइट आ रही है, तो आप जानते हैं कि देखो यहाँ पे केमिकल चेंज कौन करेगा, आई ए करेगा। ठीक है, आई ए का मतलब है कि आपकी जो एब्जॉर्ब लाइट हो रही है, वो लाइट जो एब्जॉर्ब हो रही है वो केमिकल चेंज करेगा। अब आप इंटेंसिटी की बात करते हैं, आई ए इंटेंसिटी, यानी जो एब्जॉर्ब हो गई वो इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी आपकी जो टोटल इंटेंसिटी है, यानी जो प्राइमरी इंटेंसिटी है, माइनस आई टी जो ट्रांसमिट हो गई। यानी इसमें कौन बचा, आने वाली में से अगर बाहर निकालने वाली, जो बाहर जाने वाली है वो घटा दें तो आपके पास जो एब्जॉर्बेंस है वो बच जाता है। यानी ये है आपकी इतनी लाइट आ रही है, इतनी इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इतनी इंटेंसिटी है इसकी, एब्जॉर्ब हुई है इसकी आई ए, जो आई ए, अब ये आई ए एब्जॉर्ब निकालना है तो जो आ रही है उसमें से जो बाहर निकल गई उसको आप घटा दोगे तो आपकी ये आ जाएगी। ओके, अब आपको क्या करना है, आपने जो बियर-लैम्बर्ट लॉ है वो पढ़ा है, और बियर-लैम्बर्ट लॉ के अनुसार क्या होता है, आपको पता होगा कि आई जो टी है, आई ट्रांसमिट इक्वल आई नोट आपका ई माइनस के टी होता है। ये बियर-लैम्बर्ट लॉ होता है, सबको पता है। ठीक है, ओके, अब देखो ये है आपका बियर-लैम्बर्ट लॉ, और ये हमने निकाला। देखो ये कैसे निकाला, एब्जॉर्बेंस
भाई एब्जॉर्ब कितनी हुई वो कैसे पता चलेगा? टोटल आने वाली में से बाहर जाने वाली अगर आप घटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा? एब्जॉर्बेंस। अब आप थोड़ा सा इसको एलिब्रेट करना है, इसमें कुछ चीज़ें इसमें रख देनी है। देखो अब यहाँ से आई टी का मान निकालना है आपको। इस आई टी का मान निकालोगे आप तो क्या होगा? इस इक्वेशन से निकालिए आप आई टी। जो ट्रांसमिट आई हो रही है वो क्या, जो ट्रांसमिट आई है वो क्या है? अब देखो यहाँ से इसको यहीं रख, इधर कर लो तो इसको इधर कर सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करना है आपको? जो यहाँ से आई टी का मान है ना, जो ट्रांसमिटेड है आपकी, उसको यहाँ पे रख दो आप। ठीक है, इंटेंसिटी, ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी को रखो आई नोट ई के टी। ठीक है, इसको यहाँ पे रख दिया। अब ये बचा आपके पास आई नोट माइनस आई एब्जॉर्बेंस। आई नोट है इनिशियल और ये जो आई ए है जो एब्जॉर्ब हुई है वो। अब देखो यहाँ से आप आई ए निकाल सकते हो, जो एब्जॉर्ब हुई है उसको निकाल सकते हो। आई ए इज इक्वल हो गया आपका आई नोट माइनस आई नोट ई माइनस के टी। ओके, ये आपके पास आ गया। अब आपको क्या करना है? जो आई ए है वो कैसे हो जाएगा? ये आई नोट को आप बाहर ले लो, कॉमन ले लो, वो 1 माइनस ई की पावर के टी। तो ये आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, इसके बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो इसके बेस ही आता है, आपको ध्यान रखना है। ओके, यानी आई ए क्या है? आई ए है आपकी जो एब्जॉर्बेंस, जो एब्जॉर्ब हुई है इंटेंसिटी वो है, और आई नोट जो इनिशियल इंटेंसिटी जो आ रही है बाहर से, जो आ रही है वो है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हुआ आपका ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ। ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ में क्या ध्यान रखना आपको कि केमिकल चेंज कौन कर सकता है? केमिकल चेंज वो पार्ट करेगा जो एब्जॉर्ब हो रहा है। ओनली वो पार्ट जो एब्जॉर्ब हो रहा है वो ही केमिकल चेंज कर सकता है फोटोकेमिस्ट्री की जो रिएक्शन है इसमें। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री का जो पहला लॉ था ग्रोथर्स ड्रॉपर लॉ, ये अमन ने पूरा कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लॉ है आपका द स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। ठीक है, ओके, अब शुरू करते हैं आपका स्टार्क आइंस्टाइन लॉ। जो स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है इसको आप लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस कहते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस का लॉ भी आपका स्टार्क आइंस्टाइन लॉ होता है, और ये फोटोकेमिस्ट्री का सेकंड लॉ भी कहलाता है। ठीक है, जो स्टार्क आइंस्टाइन का लॉ है ये क्या कहता है? आप देखो कोई एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो एक मॉलिक्यूल एक फोटोन को लेकर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, और फोटोकेमिकल रिएक्शन कर लेता है। देखो ध्यान से सुनो, एक मॉलिक्यूल है, एक फोटोन लेगा केमिकल सिस्टम में और फोटोकेमिकल रिएक्शन को करवाएगा। अब देखिए, इट स्टेट दैट फॉर ईच फोटोन ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय ए केमिकल सिस्टम, ठीक है, ओनली वन मॉलिक्यूल इज एक्टिवेटेड फॉर ए फोटोकेमिकल रिएक्शन। यानी आप हिंदी में मीडियम के स्टूडेंट हैं तो लिख सकते हैं कोई अणु या परमाणु जो कि प्रकाश से सक्रिय है, प्रकाश का केवल एक क्वांटम, एक फोटोन ही अवशोषित करता है, वो एक क्वांटम ही अवशोषित करता है जिससे उसका एक्टिवेशन हो जाए। ओके, तो ये आपका स्टार्क आइंस्टाइन लॉ है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पहले अपन देखो, धीरे धीरे इसकी चर्चा करते जाते हैं। मानो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, आपके पास ये वाला एक मॉलिक्यूल है, इस पे आपने ये लो एच न्यू की एक लाइट डाली है। ठीक है, एच न्यू की एक लाइट डाली। अब देखो एच न्यू एनर्जी को ये एब्जॉर्ब किया, इस एच न्यू एनर्जी को ये एब्जॉर्ब किया, और जो लाइट है ना आपके पास, जो आपके पास लाइट है, एनर्जी है, वो मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक लेनी है, आपको ध्यान रखना, जिसकी लैम्बडा तरंगदैर्ध्य फिक्स हो। ठीक है, अब आपने ये एच न्यू इसको एब्जॉर्ब करता है, तो एनर्जी पर मॉलिक्यूल आप क्या लिखते हैं? प्लांक के नियम से आप लिख सकते हैं एनर्जी पर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल को एच न्यू ये अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एच न्यू। अब आप देखो, आपके पास मानो ये एक मॉलिक्यूल नहीं, अब आते हैं आपके पास मानो Na मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं अपन। अब क्या करते हैं कि पहले तो अपन के पास एक मॉलिक्यूल था, अब अपन के पास आ गए Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है,
अब Na मॉलिक्यूल्स आ गए तो आपको क्या करना है कि वही एनर्जी निकालनी है 1 मोल्स के लिए। Na मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है 1 मोल, ठीक है, इतनी से तो आती होगी केमिस्ट्री। अब देखो, अब जो Na मॉलिक्यूल्स हैं इनके लिए आपको एनर्जी पर मोल निकालनी है इन रिएक्टेंट्स के लिए, इन मॉलिक्यूल्स के लिए। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एनर्जी पर मोल रिएक्टेंट या मॉलिक्यूल। इसके लिए क्या हो गया, Na से मल्टीप्लाई हो जाएगा H न्यू। अब आप देखो, Na से H न्यू, आप जानते हैं कि जो H न्यू होता है उसको आप क्या लिख सकते हो, जो न्यू है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी को आप क्या लिखते हैं, C अपॉन लैम्बडा। C है जो आपकी लाइट है उसका वेग है, और लैम्बडा आपकी तरंग दैर्ध्य है, ठीक है, वेवलेंथ है। ओके, अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, Na को तो Na, H आपका और C अपॉन लैम्बडा हो गया ये। ओके, यहां तक क्लियर आपके। अब इसे बोल देते हैं आप E, ठीक है, आइंस्टीन। अब देखो 1 आइंस्टीन क्या होता है, यानी E क्या होता है, इसको देखो, एनर्जी पर मोल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट की पर मोल एनर्जी है ना, वो आपकी आइंस्टीन कहलाती है। अब मैं बताता हूँ आइंस्टीन क्या है, ये E क्या है, मेन चीज़ आप देखो, जो 1E होता है ना, आइंस्टीन होता है, वो क्या होता है, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का जो एनर्जी एब्जॉर्वेशन होता है, ठीक है, जो आइंस्टीन क्या होगा कि 1 मोल मॉलिक्यूल का जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन है वही 1 आइंस्टीन कहलाता है, ठीक है। 1 आइंस्टीन क्या होता है, 1 आइंस्टीन, ओके ओके, 1 आइंस्टीन क्या होता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल, एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल, ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश में आप लिख सकते हैं एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल। ओके, यानी पर मोल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो 1 आइंस्टीन होता है, और इसका जो मान होता है वो क्या होता है, NaHC अपॉन लैम्बडा। ओके, ये हो गया। अब इसको आप मान को कैलकुलेट कर लो, कैसे कैलकुलेट करोगे, Na का मान पता होता है, H प्लांक कांस्टेंट है, C है जो आपके प्रकाश की चाल है, ठीक है, लाइट की वेलोसिटी है। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, अगर इसे निकालो तो ये आता है आपके पास 11.97 इंटू 10⁻⁻5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, किलो जूल पर मोल, और ये हो गया आपका बटा लैम्बडा। या आप इसे अर्ग या कैलोरी में निकालना चाहते हैं तो 1 आइंस्टीन अगर अर्ग में आप निकालोगे तो कितना आता है, 1.1096 इंटू 10⁻16 लैम्बडा, यह आ गया आपका अर्ग पर मोल में। ओके, तो ये होता है, यानी इसे एक बार और समझो कि आप देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल है, उस पे H न्यू आपने लाइट डाली, वो लाइट कितनी जो एनर्जी है उस मॉलिक्यूल पे वो कितनी है, एनर्जी पर मॉलिक्यूल वो होती है, प्लांक के नियम से आप H न्यू लिख सकते हैं। अगर हमने 1 मोल मॉलिक्यूल ले लिए तो उसके लिए जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, Na इंटू H न्यू। ओके, क्लियर, बिल्कुल सिंपल। और न्यू का मान आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी का C अपॉन लैम्बडा होता है। अब ये C अपॉन लैम्बडा यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया अपन ने, क्लियर। तो ये 1 आइंस्टीन का मान हो गया, ये आपकी E का मान यहाँ पे निकल गया। ये E क्या होता है, ये आइंस्टीन होता है। 1 आइंस्टीन क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब पर मोल, पर मोल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है वो आपका आइंस्टीन कहलाता है, ठीक है। इसका अगर मान कैलकुलेट करें तो जो Na, H और C, ये तो आपके मान इनके तो पता है आपको, तो इनके मान अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे फॉर्मूले में तो आपके पास ये आ जाता है, ठीक है, ये किलो जूल पर मोल में आएगा और ये अर्ग पर मोल में आएगा। ओके, अब थोड़ा आगे चलते हैं और कुछ अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं इसके। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है, देखो आपके पास आपने ये आइंस्टीन तो निकाल लिया पर कितने मोल हो सकते हैं उसको नहीं पता। मानो आपने एक सिस्टम लिया और उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं,
मानो n मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, n मॉलिक्यूल्स हैं, ये इतने मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे आपको पता नहीं कि कितने मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, मुझे पता नहीं भाई कितने बहुत सारे होंगे, ये बहुत सारे हैं, माना n मोल्स हैं। ये कितने मोल्स हो सकते हैं? ये नेक्स्ट है आपका n मोल हैं आपके, मानो। अब देखो n मोल है। और देखो एक चीज़ आपने जो स्टार्क आइंस्टाइन का लॉ है उसमें सीख ली थी कि जो पर मॉलिक्यूल है एक आपकी एनर्जी लेगा, ठीक है। ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा पर एक फोटोन, तो 1 आइंस्टीन लेगा। ये एक मॉलिक्यूल कितना आइंस्टीन लेता है? 1 आइंस्टीन लेता है, ठीक है। एक ये वाला मॉलिक्यूल भी 1 आइंस्टीन लेगा, ये वाला भी 1 आइंस्टीन लेगा। ओके, क्लियर, समझ में आ रहा है? ये वाला भी 1, ये वाला मॉलिक्यूल भी, ये वाला सब 1 आइंस्टीन लेते हैं, एक 1 आइंस्टीन लेता है, ठीक है। एक 1 आइंस्टीन को एब्जॉर्ब करेगा ये। ओके, अब देखो जो n मोल है, पता नहीं, अपने को मोल्स निकालने हैं इसके, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने मोल हैं आपके पास, ठीक है। तो आप देखो आपके पास 1 आइंस्टीन में कितने लेता है? 1 मोल। 1 आइंस्टीन को एब्जॉर्ब कर देगा। और मानो आपके पास ई टोटल, ई टी का मतलब है टोटल आइंस्टीन कितने हैं, कितने एनर्जी एब्जॉर्ब की उसने, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, तो वो n मोल्स करेगा, ठीक है। क्लियर, n मोल्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा? ET, ये बात क्लियर है। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है वो आप देखो। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे वो कैसे निकालोगे आप? अगर आपके पास टोटल मोल्स हैं, टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की, ठीक है, टोटल आइंस्टीन बटा E, जो 1 आइंस्टीन वाला है, एक कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और टोटल कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। टोटल मॉलिक्यूल्स कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे और बटे में आपको लिखना है 1 कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। ओके, तो ये 1 आइंस्टीन हो गया और ये हो गया टोटल आइंस्टीन कितने हैं। अब आप देखो आपने जो ET का मान था, ET का मान तो ET दिया हुआ होगा, और E का मान आपने क्या निकाला था? E का मान निकाला था आपने Na/hc/λ। ओके, क्लियर, यही तो निकाला था, ये निकाल लिया था। ये E का मान आपने निकाला था पहले 1 आइंस्टीन का। तो ये टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे वो देखो आप, ET आपका लैम्बडा ऊपर चले जाएगा और Na और HC यहाँ पे रह जाएंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला बना नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं यहाँ पे उसका बन गया, ठीक है। ये देखो इससे भी एंट्रेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में। ओके, अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन देखेंगे क्वांटम एफिशिएंसी। एक चीज़ आती है क्वांटम एफिशिएंसी, ये क्या होती है इसके बारे में जानते हैं अब। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं आपकी क्वांटम एफिशिएंसी। देखो क्वांटम एफिशिएंसी क्या है कि आपकी जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है ना, उसमें कितने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो भाग ले रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, और कितने एब्जॉर्ब हो रही हैं, ठीक है। इनके बीच में आप एक रिलेशन करोगे और वही आपका होगा क्वांटम एफिशिएंसी, ठीक है। यानी अभिक्रिया में प्रवेश करने वाले अणुओं की संख्या और जो अवशोषित क्वांटा है उनकी संख्या के बीच में आप रिलेशन निकाल दोगे, जिसे आप क्वांटम लब्धि बोलते हैं या फाई से जिसे डिनोट करते हैं। जो क्वांटम एफिशिएंसी होती है इसे आप फाई से डिनोट करते हैं। ओके, तो ये हुआ। यानी आप अगर आप फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल होता है क्या, पता है किसी को? नहीं। तो इसका मतलब होता है जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम अपॉन नंबर ऑफ क्वांटम ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन सेम टाइम। यानी आप बोल सकते हो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बटा क्वांटम जो एब्जॉर्ब हुए हैं पर सेकंड में, उसके बारे में, ठीक है। तो आप लिखिए, पहले बताता हूँ मैं। फाई इज इक्वल क्या होता है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या मोल्स ऑफ रिएक्टेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ आइंस्टीन। कितने आइंस्टीन एब्जॉर्ब हुए हैं और कितने मोल्स रिएक्टेड हैं,
यानी कितने मोल्स रिएक्शन कर रहे हैं और कितने मोल्स जो आइंस्टीन हैं, कितने आइंस्टीन हैं, टोटल नंबर आपको बताना है कितने आइंस्टीन एब्जॉर्ब हुए हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रेशियो है वो क्वांटम एफिशिएंसी कहलाता है। ठीक है, अगर हम क्वांटम एफिशिएंसी की बात करें तो एक रिएक्शन के लिए 0 से लेके 106 तक हो सकती है। अब ज़्यादातर ये है ना जो 1 से अबो रहेगी। 1 एक आप देखो 1 वाला केस में तो ये 1 हो जाएगी, तो एक आदर्श कंडीशन हो जाती है। ठीक है, इसकी अगर क्वांटम एफिशिएंसी 1 आ रही है तो ये आदर्श कंडीशन है। अगर 1 से ज़्यादा आती है, नॉर्मली 1 से ज़्यादा ही आती है। आप देखो 1 से ज़्यादा ये क्वांटम एफिशिएंसी क्यों आती है? आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 1 फोटोन आया, 1 आया यहाँ पे, 1 फोटोन आया, कितना एब्जॉर्ब वाला, तो 1 एब्जॉर्ब हुआ। पर ये मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल है ना, इससे एक मॉलिक्यूल ये क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आएगा, तो ये अपने पास वाले किसी 2 या एक और को एक्साइटेड स्टेट में ला देता है। तो इस कारण से ये जो जनरली अगर बात करें, जनरली तो क्वांटम एफिशिएंसी 1 से ज़्यादा निकल जाती है अपनी। ठीक है, एक इसका फॉर्मूला और बताता हूँ मैं कि फाई का जो फॉर्मूला होता है वो आप लिख लीजिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन गिवन टाइम। जो आपको टाइम दिया है या फिक्स टाइम है जिसमें आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्ट कर रहे हैं, और बटा में लिखना है नंबर ऑफ क्वांट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड। तो सेम टाइम में कितने जो क्वांटा है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब हैं लाइट के, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो रिएक्ट कर रहे हैं गिवन टाइम में। अगर हिंदी में अगर बात करें तो आपको हिंदी मीडियम से हैं तो लिख लीजिए, दिए गए समय में, आप लिखें दिए गए समय में रिएक्शन करने वाले अणुओं की संख्या। ओके, बटे आपको लिखना है जो वही टाइम है उसमें अवशोषित प्रकाश के जो क्वांटा हैं उनकी संख्या। ओके, यानी अवशोषित कितने हुए हैं। ओके ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा क्वांटम एफिशिएंसी क्या है। ठीक है, अब एक इसका फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला अगर इसको अब ड्राइव करते हैं इसका थोड़े थोड़े आगे। ठीक है, अब देखो फाई को अपन ने क्या लिखा था, ये फाई है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेड, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब, कितने आइंस्टीन एब्जॉर्ब हुए और कितने रिएक्टेड है। मान लो आपके पास जो मॉलिक्यूल्स है ना वो एन आर मॉलिक्यूल्स, एन मॉलिक्यूल्स, मानो एन मॉलिक्यूल्स आपके पास रिएक्शन कर रहे हैं, तो आपके पास ये एन जो रिएक्शन कर रहे हैं आर लगा दीजिए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आइंस्टीन एब्जॉर्ब, भाई देखो अब यहाँ से समझो इसको, कितने एब्जॉर्ब हुए, कितने एब्जॉर्ब हुए इसकी बात है भाई। एक जो आप यहाँ पे मैंने पहले समझाया था आपको कि एक फोटोन आएगा, एक क्वांटा आएगा, तो एक मॉलिक्यूल को ही वो एक को ही एब्जॉर्ब करेगा, यानी एक मॉलिक्यूल एक आइंस्टीन एब्जॉर्ब कर रहा है। एक मॉलिक्यूल कितना आइंस्टीन, एक आइंस्टीन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जो जितने आइंस्टीन एब्जॉर्ब हुए हैं ये इनडायरेक्टली आपके टोटल जो नंबर हैं, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं उसके इक्वल हो जाता है। तो आप क्या लिखोगे, कितने थे, नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट हैं उसको लिखना है आपको। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, जो आइंस्टीन कितने एब्जॉर्ब हुए उनका मतलब है कि टोटल कितने नंबर्स हैं मोल्स के, तो यानी ईटी और आपका ये हो जाता है। ठीक है, यानी कितने मोल्स प्रेजेंट है वो होता है आपका ईटी अपॉन ई। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना, ई टी अपॉन ई क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट है, तो ई टी इंटू आपका लेमडा एन ए अपॉन एच सी, ये हो गया। अब आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, रीअरेंज कर लो पहले, तो आप ई टी और आपका लेमडा यहाँ पे और एन ए एच सी ऊपर चल जाता है आपका। एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, सी है जो लाइट की वेलोसिटी, और एन ए क्या है आपका आविगद्रो नंबर। ठीक है,
तो इनसे आप मान निकालोगे तो क्या आएगा, फाई का मान आपके पास निकल के आता है 0.12 इंटू एन आर, ठीक है, स्मॉल लिख लीजिए आप, सॉरी गाइस थोड़ी मिस्टेक हो गई, एन आर और आपका जो ई टोटल है और ये जो आपका लैम्बडा। अब आप यहाँ से इस फॉर्मूले को देखिए, ये फॉर्मूला है 0.12 आपका एन आर अपॉन ई टोटल लैम्बडा, ठीक है, ये सही हो गया। अब देखो यहाँ पे आप एक रिलेशन देखो, जो फाई है वो ये जो लैम्बडा है ना उसके 1 अपॉन प्रोपोर्शनल में है, ठीक है, 1 अपॉन में प्रोपोर्शनल, यानी लैम्बडा का मान आप ज़्यादा कर दो तो एनर्जी कम होती है, जानते हो, यानी लैम्बडा का मान अगर कम है, इस लैम्बडा का मान कम है तो एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा, और ज़्यादा जो एनर्जी होगी तो ये फाई है ना वो भी ज़्यादा होगा, यानी आपकी क्वांटम एफिशिएंसी ज़्यादा एनर्जी पे होगी। अब आप देखो आपकी जो ये है ज़्यादा होने का चांस कहाँ पे है, आपकी जो यूवी रेज है और विजिबल रीजन है, ठीक है, जो विजिबल रीजन यूवी रीजन है यहाँ पे ज़्यादा आपकी लब्धि मिलती है, आपको ज़्यादा क्वांटम एफिशिएंसी होती है, और ये जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है ज़्यादा यहाँ पे ही आपको क्वांटम एफिशिएंसी देती है। कारण क्या है, अगर लैम्बडा कम होगा तो आपकी एनर्जी हाई होगी, और एनर्जी हाई हो रही है साथ में आपका ये बढ़ रहा है, समझ रहे हो ना, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो बस ये जो क्वांटम एफिशिएंसी है वो मेन क्या है, इसको समझो कि जो नंबर ऑफ मोल्स कितने रिएक्ट कर रहे हैं और कितने बटा में आपको लिखना है कितने जो आइंस्टीन है वो एब्जॉर्ब हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या कर लिया, स्टार्क व आइंस्टाइन का लॉ कर लिया और ग्रोथर्स-डॉपलर लॉ कर लिया, ठीक है। एक बार ब्रीफ में दोनों को बता देता हूँ कि देखो आपका जो ग्रोथर्स-डॉपलर लॉ है वो क्या है, देखो ग्रोथर्स-डॉपलर लॉ में हमने पढ़ा था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, ठीक है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है, वो रिएक्शन में देखो प्रकाश का जो केवल वही भाग रासायनिक परिवर्तन करेगा, केमिकल चेंज करेगा जो एब्जॉर्ब होगा, जो एब्जॉर्ब होगा वही उस रिएक्शन में केमिकल चेंज कर सकता है, प्रकाश का वो भाग। ये आपका ग्रोथर्स-डॉपलर लॉ था, सिंपल सा था, ठीक है। और पढ़ा था दूसरा आपका था जो आपका स्टार्क आइंस्टाइन का लॉ था, जिसे आप बोलते थे क्या, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस। अब लॉ ऑफ फोटो केमिकल इक्विवेलेंस में आपके पास मान लो एक मॉलिक्यूल्स है, मानो सिंपल आपके पास एक मॉलिक्यूल्स है, मानो ये एक मॉलिक्यूल्स है, तो ये एक मॉलिक्यूल्स आपकी एक क्वांटम को ही, एक क्वांटम लाइट को ही, एक फोटोन लाइट को ही एब्जॉर्ब करेगा। मानो एक लाइट आ रही है, ये एक लाइट आ रही है और ये आपके पास मानो एक मॉलिक्यूल है, तो ये मानो एक ही उसको एब्जॉर्ब करेगा, दूसरे की तो इसके पास जगह ही नहीं है, ठीक है। तो समझे, यानी एक मॉलिक्यूल है, एक आइंस्टीन है, तो एक आइंस्टीन यानी आइंस्टीन का मतलब मैं समझा चुका हूँ कि पर मोल चीज़ है, ठीक है, यानी 1 क्वांटा ले लो, मानो आप 1 क्वांटा लाइट है तो उसको एक क्वांटा लाइट आ रही है और एक मॉलिक्यूल है तो ये मॉलिक्यूल इसको लिया, ठीक है। अब देखो इसके पास ये दूसरा अगर आए तो कोई जगह नहीं है, ठीक है। तो यही आपका जो स्टार्क आइंस्टीन का लॉ है, बिल्कुल सिंपली तरीके से समझाया मैंने ये। तो गाइज यहाँ तक अपन क्लियर करते हैं, नेक्स्ट अपन पढ़ने वाले हैं जिब्लोंस्की डायग्राम, और जो होगा आपका नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, जो नेक्स्ट डे आएगा मॉर्निंग में। तो ध्यान रखिए गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करो या ना करो पर शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये कोरोना की वजह से बहुत से बच्चों की क्लास नहीं लग रही और वो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, तो उन तक वीडियोस पहुंचना चाहिए, उनका मैटर पहुंच जाना चाहिए, ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।